Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss goods which are kept out of the purview of GST temporarily and permanently. And along with this we will discuss interstate supply and intrastate supply and how IGST, CGST and SGST are levied on intrastate and interstate supplies. And with this we will discuss GST on exports and imports and the liability to pay GST. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ जीएसटी को डिस्कस किया था, उसके साथ साथ हमने उसके फीचर्स को देखा था और फिर हमने टैक्सेस सबसम्ड बाय जीएसटी को भी डिस्कस किया था कि जो टैक्सेस जो हैं वो अब हटा दिए गए हैं, जीएसटी ही अब लेवी होता है, तो उन सारे टैक्सेस को भी हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हमने बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी को भी डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के प्रोविजंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे गुड्स केप्ट आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी टेम्परेरीली एंड परमानेंटली, हम ऐसे गुड्स के बारे में बात करेंगे जो कि टेम्परेरीली आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी हैं, मतलब जीएसटी में इन गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो नहीं है, मतलब इन गुड्स को टैक्स नहीं किया जाता जीएसटी के अंदर, जीएसटी जो है वो इन गुड्स पर लेवी नहीं किया जाता। तो इसीलिए अभी ये गुड्स जो है वो टेम्परेरीली आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी रखे गए हैं। बाद में ऐसा हो सकता है, लेटर इन द ईयर्स ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इन गुड्स को भी यहाँ पे जीएसटी के पर्व्यू में ले लिया जाए, लेकिन अभी टेम्परेरीली इनको आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी रखा गया है। और यहाँ पर है परमानेंटली, मतलब कि ऐसे गुड्स जो कि परमानेंटली ही आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी हैं, कि मतलब जीएसटी इन गुड्स पर कभी भी लगाया नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि अब परमानेंटली उसको एक्सक्लूड करने का मतलब है कि इन गुड्स पर जो है जीएसटी वो अभी नहीं लगाया जा रहा है, परमानेंटली इनको हमने जीएसटी के पर्व्यू से आउट किया हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है बाद में और इन गुड्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसीलिए हमने इनको बोला है कि यहाँ पे परमानेंटली एक्सक्लूड कर रहे हैं हम इनको, इन पे जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर होती है तभी ये गुड्स जो हैं वो इन द पर्व्यू ऑफ जीएसटी आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरीली जो गुड्स आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी हैं उनको। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको हमने अभी आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी रखा हुआ है टेम्परेरीली। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो अब ये जो सारे 5 गुड्स हैं इन सभी को यहाँ पे आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी रखा गया है टेम्परेरीली। बाद में ऐसा हो सकता है कि जीएसटी इन गुड्स को भी इंक्लूड करने लग जाए, इन पर भी कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो जीएसटी की फॉर्म में जो है वो लेवी किया जाए। परमानेंटली है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको हम डेफिनेशन और कंसेप्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं जीएसटी के, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जीएसटी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की। तो वही एक्सेप्शन की बात यहाँ पर हो रही है कि क्योंकि इसको परमानेंटली हमने आउट किया है, इसीलिए हमने कंसेप्ट में इसको पढ़ा था कि ये एक्सेप्शंस हैं कि इन गुड्स पर जो है वो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो अब यही है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता, इन पर अभी भी कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है, बस यहाँ पर जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाता। इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी टैक्स इन पर नहीं लगता है, टैक्स फ्री हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी जो है वो अभी भी लेवी की जाती है जीएसटी के आने के बाद भी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर, क्योंकि ये परमानेंटली आउट हैं फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ जीएसटी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जो टेम्परेरीली यहाँ पर आउट ऑफ द पर्व्यू हैं और जो परमानेंटली आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ जीएसटी हैं। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, कि यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी जो है वो कैसे लेवी किया जाता है। तो अब ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम इंटर स्टेट सप्लाई किसको कहते हैं और इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब जो पर्सन जो भी बिजनेस है उसका अगर कोई बिजनेस है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वो जिस प्लेस से सप्लाई कर रहा है, जिसमें हमने राजस्थान का एग्जांपल लिया था। लेट्स से राजस्थान का कोई ट्रेडर है और उसको अपने जो गुड्स हैं वो महाराष्ट्र में सप्लाई करने हैं, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ डिफरेंट, मतलब कि लोकेशन जो है वो सप्लायर की और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट हो गए। मतलब राजस्थान का वो जो ट्रेडर है उसको गुड्स जो है वो महाराष्ट्र में अगर उसे ट्रांसफ़र करने हैं, उसे सेल करने हैं,
तो फिर इस केस में यहाँ पर जो टैक्स होगा, जो जीएसटी होगा, वो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दोनों ही डिफरेंट हैं। और हमने इंट्रास्टेट सप्लाई में देखा था कि यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट हैं या यूटी हो सकते हैं, तो इसीलिए इज विद इन अ स्टेट या फिर सेम स्टेट, मतलब कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है और प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेम है। अगर राजस्थान का कोई ट्रेडर है, उसको राजस्थान के ही किसी दूसरी सिटी में अगर उसे भेजना है अपना प्रोडक्ट जो भी होगा या सर्विसेज होंगी या जिसमें भी वो ट्रेड कर रहा है, तो अगर उसे राजस्थान के अंदर ही वो डीलिंग कर रहा है तो फिर उसके अंदर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे हम उसको, और उसके ऊपर CGST, SGST या फिर UTGST होगा इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। कि अगर वो मान लेते हैं दमन एंड दीव का कोई ट्रेडर है और वो विद इन द यूटी ही जो है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो फिर उस केस में वहाँ पर CGST एंड UTGST जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो अब यहाँ पर हम वर्किंग्स देखते हैं कि यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई अगर होगा तो उस केस में इंटरस्टेट के केस में यहाँ पर IGST एप्लीकेबल होगा। लेट्स से अगर यहाँ पे GST का जो रेट है वो सिर्फ यहाँ पे 18% है, तो वो जितने के भी गुड्स जो होंगे, जितने की भी वर्थ होगी, उन गुड्स की जो टैक्सेबल गुड्स होंगे उनके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली 18% GST जो है वो पे करना पड़ेगा उस ट्रेडर को। और अगर इस केस में अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, जो ये वाला केस है जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो सेम है, तो फिर उस केस में यहाँ पर ये अगर मान लेते हैं 18% ही यहाँ पर टैक्स रेट है, उसी पर्व्यू में ये फॉल होता है, तो यहाँ पे CGST एंड SGST दोनों में ही यहाँ पर इसको 9% इन CGST एंड 9% इन SGST जो है इसको पे करना पड़ेगा, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 18%। तो अब इसको इंट्रास्टेट सप्लाई अगर होती है तो उस केस में यहाँ पर दो पार्ट्स में यहाँ पर हम GST को डिवाइड कर देते हैं, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब ये इंटरस्टेट सप्लाई की बात आती है तो हम एक सिंगल टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब अगर रेट यहाँ पर 18% है तो यहाँ पे तो ये हमने फीचर्स ऑफ GST में डिस्कस किया था कि यहाँ पे डुअल GST होता है। तो डुअल GST का मतलब सेंटर भी अपना जो GST है वो लेवी करेगा, वो इम्पोज करेगा, और यहाँ पे स्टेट भी अपना जो GST है वो इम्पोज करेगा, तो इसीलिए हम इसको डुअल GST कहते हैं। और इसी प्रोविजन के अंदर ही ये आता है कि अगर ऐसा होता है कि कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, विद इन द स्टेट सप्लाई होती है, तो फिर उस केस में यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा वो 18%। लेट्स से कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे 18% GST जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो फिर उस केस में 9% CGST कट होगा और यहाँ पे 9% ही SGST वहाँ पे लेवी किया जाएगा। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट था इंटरस्टेट सप्लाई का और इंट्रास्टेट सप्लाई का। इंट्रास्टेट सप्लाई में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट होते हैं, कोई दो डिफरेंट स्टेट हो सकते हैं, कोई दो डिफरेंट यूटीज़ हो सकती हैं, या स्टेट एंड यूटी हो सकती हैं दो डिफरेंट, तो उस केस में यहाँ पे IGST जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर यही इंट्रास्टेट सप्लाई की बात होगी तो फिर उस केस में वहाँ पर CGST, SGST या फिर UTGST जो है वो एप्लीकेबल किया जाएगा। जो हमने यहाँ पर देखा वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा, जो भी परसेंटेज होगी वो सेंटर भी चार्ज करेगा और स्टेट भी चार्ज करेगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि अब GST इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स की, अब अगर गुड्स जो हैं वो अगर इम्पोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया में और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज का, तो फिर उस केस में क्या एप्लीकेबल होगा, क्या रेट्स एप्लीकेबल होते हैं उस केस में। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात अगर हम करें तो एक्सपोर्ट्स इज़ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई कंसिडर होते हैं, कि मतलब अगर आप अपना कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से तो फिर उसके ऊपर आपको GST जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इसको ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। मान लेते हैं कोई ट्रेडर है, उसको कुछ वर्थ ऑफ गुड्स जो है कुछ भी रुपीज़ हम ले सकते हैं, मान लेते हैं ₹1 करोड़ का अगर उसको कुछ एक्सपोर्ट करना है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने हैं, तो फिर उस केस में वहाँ पर उसके जो अमाउंट होगा, जो गुड्स होंगे उसके ऊपर वहाँ पे कोई भी GST जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब वहाँ पे GST जो है वो निल होगा।
मतलब कोई भी परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो वहाँ पर पेबल नहीं होगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये हमने बेनिफिट्स में भी देखा था कि वहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है उसका प्रमोशन होता है यहाँ से, क्योंकि पर्सन जो भी ट्रेडर्स हैं वो इनकरेज होते हैं, जो भी बिजनेसेस हैं वो इनकरेज होते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया में आती है। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है एक्सपोर्ट्स के केस में कि यहाँ पर कोई भी जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। जीएसटी जो है वो यहाँ पर नील चार्ज होता है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं इसलिए हम एक्सपोर्ट्स को। तो अब इससे एक्सपोर्ट्स भी इनकरेज होते हैं और वहाँ पर फॉरेन करेंसी भी जो है वो इंडिया में आती है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्ट्स। तो अब सब्जेक्ट टू आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि इंडिया में अगर इंडिया के कोई ट्रेडर्स हैं, मान लेते हैं अगर वो कोई गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में बाहर की कंट्रीज़ से, तो फिर उस केस में वहाँ पे आईजीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है। कुछ परसेंटेज ऑफ आईजीएसटी जो है वो लेवी की जाएगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी वहाँ पर परसेंटेज होगी जीएसटी की वो चार्ज की जाएगी अंडर आईजीएसटी। अब यहाँ पे गुड्स की बात होगी सिर्फ, और यहाँ पे आईजीएसटी के साथ साथ यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो भी चार्ज किया जाएगा अलॉन्ग विद आईजीएसटी। मतलब ये इन एडिशन टू आईजीएसटी है, ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है और इम्पोर्ट जो है वो यहाँ पर उन पर आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अब ऐसा क्यों है कि एक्सपोर्ट यहाँ पर ज़ीरो रेटेड सप्लाई है लेकिन इम्पोर्ट पे यहाँ पर आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो एप्लीकेबल किया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहते हैं कि ताकि इंडियन ट्रेडर्स जो हैं वो कम से कम जो गुड्स हैं उनको इंपोर्ट करें और वो इनकरेज हों एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का। इसीलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए ही ये टैक्सेस जो हैं वो लेवी किए जाते हैं कि इंपोर्ट पर हम यहाँ पर आईजीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं गुड्स के इंपोर्ट पर, प्लस यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो अब ये जो आईजीएसटी है और जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो यहाँ पर अंडर सेक्शन 3 है ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो अब यहाँ पे कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर ये प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 3 कि यहाँ पर हमें आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो चार्ज करना है उन गुड्स के ऊपर जिनको इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में बाहर की कंट्रीज से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लायबिलिटी टू पे जीएसटी। तो अब यहाँ पे कौन पर्सन्स होंगे जो लायबल होते हैं पे करने के लिए जीएसटी को, मतलब जो टैक्स है वो पे करने के लिए कौन लायबल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अभी हम इन टर्म्स को जो है वो सिर्फ उनका मीनिंग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इनको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इसके अंदर हम सिर्फ इतना समझेंगे कि यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं एटलीस्ट हम इनसे फेमिलियर हो जाएं, ये एलियन टर्म्स ना बने आगे जाकर जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो लायबिलिटी टू पे जीएसटी है वो 3 पर्सन्स के ऊपर आती है। तो वो कौन होंगे? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी ऐसा पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, उनके ऊपर ये लायबिलिटी आती है कि वो जीएसटी को पे करें अगर वो कोई टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं। तो ये हमने देखा कि सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये लायबिलिटी आती है कि वो जीएसटी पे करें। रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, अब जो पर्सन रेसिपिएंट होगा मतलब जो रिसीव कर रहा होगा सप्लाई को, उस पर्सन की भी लायबिलिटी आती है कि उसको जीएसटी जो है वो पे करना है, वो लायबल बन जाएगा जीएसटी को पे करने के लिए। तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये कैसे हो सकता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे जीएसटी जो है वो पे करना होता है। तो अब हम पहले यहाँ पर देखते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक ट्रेडर है और वो अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है या ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो
सप्लायर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई करने के लिए वहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। और इसको हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर सप्लाई कर रहा है उन गुड्स को, मतलब इस पर्सन के थ्रू गुड्स जो हैं वो किसी और पर्सन को मिल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको हम लायबल मानते हैं कि वो जीएसटी पे करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें हमने देखा कि अगर ये ट्रेडर जो है वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई करता है, उसकी सेल करता है या उनको ट्रांसफ़र करता है, इसमें बार्टर भी इंक्लूडेड है, लीज भी इंक्लूडेड है, ट्रांसफ़र भी इंक्लूडेड है, कि अगर ऐसा होता है कि ये ट्रेडर जो है अगर वो किसी दूसरे स्टेट में अगर उसका कोई और बिज़नेस भी है और अगर वो उस बिज़नेस में भी अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर उस केस में भी यहाँ पर ये जो पर्सन होगा वो यहाँ पर लायबल होगा जीएसटी को पे करने के लिए, और इसी को हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। और इवन अगर ऐसा होता है कि ये जो ट्रेडर है अगर वो कुछ एक्सचेंज करता है, अगर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, और एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर रहे हैं और कुछ के लिए आप कुछ मॉनेटरी पेमेंट जो है उन पर कर रहे हैं, मतलब पार्टली आप उनको पार्टली वहाँ पे मनी पे कर रहे हैं आप, और उसमें पार्टली आप जो प्रोडक्ट है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी अगर होता है तो उस केस में जो ट्रेडर होगा वो यहाँ पे लायबल होगा जीएसटी को पे करने के लिए। तो ये सिंपल है बहुत, बस इसमें एक टेक्निकल टर्म है विच इज़ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो इसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पर कि एक ट्रेडर है अगर वो डील करेगा तो वो गुड्स को सप्लाई भी कर रहा होगा, तो उस केस में वो पर्सन जो है वो लायबल होगा जीएसटी को पे करने के लिए, इसी को हम फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है वो कैसे लायबल हो सकता है जीएसटी को पे करने के लिए, तो अब अगर मान लेते हैं कोई एक रजिस्टर्ड डीलर है और एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड डीलर है उसके पास कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आते हैं फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर, कि अब कोई अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को किसी भी एक रजिस्टर्ड डीलर को जो कि जीएसटी के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है। तो अब यहाँ पे ये जो डीलर है जो गुड सप्लाई कर रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर जीएसटी के अंदर, लेकिन अब जो रेसिपिएंट है उन गुड्स एंड सर्विसेज का वो यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर है, तो फिर इस केस में यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड डीलर होगा ये यहाँ पर लायबल होगा जीएसटी को पे करने के लिए। तो अब इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इस केस में हमने देखा कि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, इसमें जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को वो यहाँ पर जीएसटी को पे कर रहा है, लेकिन इस केस में इसका ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई जो है उसको वहाँ पर टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो रेसिपिएंट है वो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड डीलर है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन अब इस केस में जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो इसीलिए इस केस में यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर जो होगा उसी को यहाँ पर टैक्स जो है जो जीएसटी है वो उसको पे करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये ऑपोजिट है यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के, कि यहाँ पर जो सप्लायर था वो यहाँ पर जीएसटी पे कर रहा था, लेकिन इस केस में रेसिपिएंट जो है वो यहाँ पर जीएसटी पे कर रहा है, तो इसीलिए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हुआ। तो इसीलिए हम इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये टर्म्स टेक्निकल हैं लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे और अब आप यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को कंफ्यूज नहीं करेंगे। इनको बस आपको समझना है कि ये ऑपोजिट्स हैं, कि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है कि कोई सप्लायर जो है वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो उसको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा, और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड डीलर है और वो किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर रहा है तो फिर उस केस में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर को जीएसटी जो है वो पे करना पड़ेगा।
तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है यहाँ पर कि अब ऐसा क्यों है कि किसी रजिस्टर्ड डीलर को जो है वो जीएसटी पे करना पड़ रहा है और अनरजिस्टर्ड डीलर जो है वो यहाँ पर जीएसटी जो है वो पे नहीं कर रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है वो यहाँ पर जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है ताकि यहाँ पर रजिस्टर्ड डीलर्स जो होंगे, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो डीलर्स जो हैं वो डिस्करेज हों अनरजिस्टर्ड डीलर्स से डील करने के लिए। और अगर ऐसा होगा कि रजिस्टर्ड डीलर्स जो हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर्स से डील नहीं करेंगे, गुड्स जो हैं उनकी सप्लाई नहीं लेंगे, तो फिर इस केस में जो अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे वो इनकरेज होंगे कि वो भी रजिस्टर्ड डीलर जो हैं वो बन जाएं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एग्रीगेटर्स भी बोलते हैं। तो इसका इजी एग्जांपल से आप इनको समझ जाएंगे कि ये कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन होते हैं। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है या फिर स्विगी है, तो ये सब कुछ यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स में इंक्लूड होते हैं जीएसटी के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो अब ये एक्चुअली ना तो रिसीव करते हैं सर्विसेज को और ना ही ये सप्लायर होते हैं सर्विसेज के। तो अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं वो ना तो सर्विसेज को एक्चुअली रिसीव करते हैं और ना ही सर्विसेज को एक्चुअली सप्लाई करते हैं। तो अब ये कैसे फंक्शन करते हैं कि अगर ये यहाँ पर रिसीव भी नहीं कर रहे सर्विस और सप्लाई भी नहीं कर रहे सर्विसेज को, तो अब यहाँ पर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी के लिए वर्क करते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ये एक्चुअल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है यहाँ पर किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के लिए। तो अब यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है वो एक्चुअली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है, और उन सर्विसेज का जो रिसीवर होगा, मतलब जो उन सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, वो यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं जो एक्चुअली इन ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो अब यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका सिर्फ ये रोल होता है यहाँ पर कि वो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्प्ले करें अपने पोर्टल्स पर। और यहाँ पे जब कस्टमर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को वहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो कस्टमर्स यहाँ पे ई कॉमर्स पोर्टल्स पर वहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस करेंगे और फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल करेगी और वो सप्लाई करेगी उन गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर्स को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू। तो यही यहाँ पर रोल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का। तो अब इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कैसे फ़ायदा होता है, कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पे ई कॉमर्स पोर्टल्स पर अगर कोई पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें से यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर कुछ कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं उन पेमेंट पर, और फिर उस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो यहाँ पे थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही यहाँ पर रोल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का, जो कि ना तो रिसीवर होते हैं, एक्चुअल रिसीवर ऑफ द सर्विसेज भी नहीं होते और सप्लायर ऑफ द सर्विसेज भी नहीं होते। सप्लायर जो है वो थर्ड पार्टी होती है और जो रिसीवर होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो अपने पोर्टल्स पर जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे थर्ड पार्टी के उनको डिस्प्ले करते हैं और फिर उससे यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल करती है ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू, और उसके बाद जो पेमेंट यहाँ पे कस्टमर्स मेक करते हैं उसमें से यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कुछ कमीशन जो है उसको चार्ज करके यहाँ पर जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही यहाँ पर रोल होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का। तो अब हम देख रहे थे कि यहाँ पे लायबिलिटी कैसे होती है जीएसटी पे करने की यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की। तो अब ये एक्सेप्शन है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे लेवी ऑफ टैक्सेस की। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा एक्चुअली उसको यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटी बननी चाहिए, उसको यहाँ पर जीएसटी जो है वो पे करना चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक्चुअली एक थर्ड पार्टी है, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी जो है वो जीएसटी पे नहीं कर रही है। यहाँ पर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो एक्चुअली जो जीएसटी है उसको पे कर रहा है। तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है कि इस केस में यहाँ पे जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है उस पर हम जीएसटी इम्पोज नहीं कर रहे, जो सप्लायर है उस पर हम जीएसटी इम्पोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे जीएसटी इम्पोज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होंगे उन पे जो जीएसटी होगा वो सिर्फ ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, नॉट ऑन गुड्स। तो अब अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रही है इनके थ्रू, तभी यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, तो फिर उस केस में वहाँ पर जीएसटी जो है वो पेबल नहीं होता, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर वहाँ पर जो जीएसटी है वो इम्पोज नहीं किया जाता। ये एक्सेप्शन जो है वो एक्चुअली सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यही यहाँ पर रिलेटेड प्रोविजंस थे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स से रिलेटेड। आई होप आपको ये ठीक से समझ में आया होगा कि यहाँ पे लायबिलिटी टू पे जीएसटी जो है वो यहाँ पे 3 पार्टीज़ की होती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई की और सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इसमें हमने मेन टर्म्स देखे कि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, और यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को हम क्यों एक्सेप्शंस कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे ही एप्लीकेबल होता है, कि उस केस में यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो लायबल होते हैं। सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर वो कर रहे हैं, उनके थ्रू अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है, तो फिर उस केस में वहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो हैं वो लायबल होते हैं जीएसटी पे करने के लिए। अदरवाइज अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो फिर उस केस में वो लायबल नहीं होते। और ई कॉमर्स ऑपरेटर ना तो रिसीवर होते हैं उन सप्लाई के और ना ही सप्लायर होते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के। वो बस यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने पोर्टल्स पर थर्ड पार्टी के गुड्स एंड सर्विसेज को, और उन्हीं के पोर्टल पर यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर थर्ड पार्टी उन ऑर्डर्स को फुलफ़िल करती है। और फिर यहाँ पे कस्टमर जो हैं जो वो पेमेंट करेंगे, उनसे वो कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं उस अमाउंट में से, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें बस कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हमें यहाँ पर समझने ज़रूरी थे। तो आई होप आपको यहाँ पे जीएसटी के प्रोविजंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।